सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमो एक्सप्लेन। आप सब मुझे जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, इसके कारण ही मैं आप सबके लिए रोमांटिक और लविंग वीडियो ला पाती हूँ। जैसा कि आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है। और न सिर्फ ये वीडियो, बल्कि आपके इस चैनल सुमो एक्सप्लेन में अपलोडेड सभी वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा बोर हो सकते हो, लेकिन स्टोरी कंप्लीट देखेंगे तो आपको अपना प्यार याद आएगा। अगर आप भी कपिल हैं तो और आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करना। सॉरी, अब बिना और देर किए वीडियो प्ले करते हैं गाइस। और हाँ, एक और बात, वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए और लवली कमेंट करना। कहानी की शुरुआत जे से होती है, जो ऊन के सामने खड़ा था और उसे चेतावनी दे रहा था कि अगर वो उसे रोकना चाहती है तो तुरंत कह दे। जब वो 3 तक गिन रखा था, ऊन का ध्यान कहीं दूर भटक चुका था। उसे अपनी पहली विदेश यात्रा याद आ गई। वो आदमी जिससे वो संयोग से मिली थी, उस सर्द रात की जमा देने वाली हवा और ठंडी तारों की रोशनी जो ऐसा महसूस करा रही थी जैसे उसके आसपास सब कुछ जम सकता हो। उस रात की यादें अक्सर बिना बुलाए मेहमानों की तरह उसके मन में जली आती थीं और अजीब अनजान सी भावनाएं छोड़ जाती थीं। वर्तमान में ऊन एक स्कूल टीचर के रूप में मीटिंग रूम में बैठी थी। प्रिंसिपल उससे बात कर रहे थे और मान रहे थे कि उसे इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो ध्यान ही नहीं दे रही थी, इसलिए उसने उनसे बात दोहराने को कहा। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी कि इतनी ज़रूरी मीटिंग के दौरान उसका दिमाग उस रात की यादों में कैसे खो गया। प्रिंसिपल ने शांत स्वर में बताया कि उसे 12वीं सेक्शन 2 की जिम्मेदारी दी जा रही है। उसने विनम्रता से जवाब दिया कि हाई स्कूल में ये उसका पहला साल है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। फिर भी उसके मन में चिंता थी, क्या सच में वही क्लास उसे दी जा रही है। कुछ दिन पहले जुंगा हाई स्कूल में इसी बात को लेकर उत्सुकता का माहौल था। टीचर एक ऐसे स्टूडेंट की चर्चा कर रहे थे जो ब्रेक लेने के बाद स्कूल लौटने वाला था। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का ब्रेक लेना आम बात थी, लेकिन हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये असामान्य था। कभी कभी खास वजहों से कोई 1-2 साल का गैप ले लेता था, या उम्रदराज लोग अधूरी पढ़ाई पूरी करने लौटते थे, मगर ऐसे मामले बहुत कम थे। एक टीचर ने बताया कि लौटने वाला स्टूडेंट 30 साल का आदमी है। ऊन ये सुनकर चुपचाप हैरान रह गई, क्योंकि उसकी खुद की उम्र 27 साल थी। फिर किसी ने कहा कि वो एक कंपनी का सीईओ है और उसके पास काफ़ी पैसा भी है। सभी सोचने लगे कि इतना सफल इंसान हाई स्कूल वापस क्यों आएगा। शायद उसे डिप्लोमा की ज़रूरत हो, या वो ड्रॉप आउट वाली अपनी छवि मिटाकर नई पहचान बनाना चाहता हो। कुछ टीचर्स को लगा कि उसके क्लासमेट्स असहज महसूस करेंगे। किसी ने तो ये भी कहा कि जिस टीचर को उस क्लास का होमरूम टीचर बनाया जाएगा, उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऊन ये सब एक दर्शक की तरह सुन रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बात आखिरकार उसी पर आकर रुकेगी। वर्तमान में लौटकर ऊन ने प्रिंसिपल से पूछा कि उसके पहले ही साल में इतनी जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। उसने कहा कि 12वीं सेक्शन 2 को संभालना लगभग असंभव लगता है, और उनसे फैसला बदलने की विनती की। लेकिन प्रिंसिपल ने बताया कि बाकी टीचर्स की अपनी मजबूरियां थीं। मिसेस किम प्रेग्नेंट थी, मिस्टर चा को अपनी बीमार माँ के लिए रोज जल्दी जाना पड़ता था, मिस्टर यंग पीटी टीचर थे और होम रूम नहीं संभाल सकते थे, और 12वीं के स्टूडेंट्स के माता पिता चाहते थे कि ये जिम्मेदारी किसी मुख्य विषय पढ़ाने वाले टीचर को मिले। ये सुनकर उन समझ गई कि फैसला पहले ही हो चुका है। उसे लगा जैसे कोई ऐसा काम जिसे कोई नहीं लेना चाहता था, उसी पर थोप दिया गया हो। अगर उसे पहले पता होता तो वो मिडिल स्कूल में ही रहती। आखिरकार उसने मजबूरी में जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। बाद में उसने अपनी दोस्त युनसू को सब बताया तो युनसू तुरंत नाराज हो गई। उसने कहा कि उनको मना कर देना चाहिए था। अब वो खुद को उस मुश्किल क्लास की होम रूम टीचर बना चुकी है। युनसू ने उसे याद दिलाया कि 12वीं के होम रूम टीचर का काम कितना भारी होता है। रिकमेंडेशन लेटर्स लिखना, अर्ली एडमिशन में गाइड करना, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाना और अंतहीन स्कूल रिकॉर्ड संभालना। उसने मजाक में ये भी बताया कि पहली बार सीनियर स्टूडेंट संभालते हुए उसका 3 किलो वजन कम हो गया था। ऊन ने शांत स्वर में कहा कि शायद युनसू की बातें सही हैं, क्योंकि वो कई सालों से स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन उसने सच में प्रिंसिपल को मनाने की कोशिश की थी। युनसू और भी झुंझला गई और बोली कि ऊन को तो प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने ही डट जाना चाहिए था। ऊन ने धीरे से बताया कि वो विरोध करना चाहती थी पर कर नहीं पाई। उसे अपने छोटे भाई योंग के लिए अपनी इमेज संभाल कर रखनी थी।
योंग भी उसी स्कूल का स्टूडेंट था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से टीचर्स उसे गलत नज़र से देखें। वो उसके सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में दाखिले के सपने को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। पहले दिन जब स्कूल शुरू हुआ, ऊन असेंबली हॉल में खड़ी स्टूडेंट्स को देख रही थी। वो उस 30 साल के लौटने वाले स्टूडेंट को ढूंढ रही थी। उसे लगा कि इतनी उम्र का आदमी भीड़ में आसानी से पहचान में आ जाएगा। कुछ देर बाद एक टीचर ने सभी होमरूम टीचर्स का परिचय कराया और ऊन को 12वीं सेक्शन 2 की इंग्लिश टीचर घोषित किया गया। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे कि उनकी होमरूम टीचर कितनी युवा और खूबसूरत है। भीड़ में उसने अपने भाई को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। क्लासरूम की ओर जाते हुए उसने खुद को हिम्मत दी कि उसे शुरुआत से ही कंट्रोल लेना होगा, वरना पूरा साल मुश्किल हो जाएगा। उसे लगा कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स मिडिल स्कूल से बहुत अलग नहीं होंगे और जो नया स्टूडेंट है वो बिजनेसमैन है, इसलिए जिम्मेदारी से पेश आएगा। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, उसने सबको शांत होने को कहा क्योंकि घंटी बज चुकी थी। उसी पल उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसे वो ढूंढ रही थी। उसने उसे असेंबली हॉल में भी देखा था, इसलिए समझ गई कि वही 30 साल का लौटने वाला स्टूडेंट है। जैसे ही उनकी आंखें मिली, उसका दिल धक से रह गया। ऊन ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसका खूबसूरत चेहरा, मजबूत कदकाठी, वही धीमी आवाज जिसे वो पहले से याद करती थी, और सबसे बढ़कर उसकी तीखी नज़र जो किसी के भी आर पार देख सकती थी। सब कुछ उस याद से बिल्कुल मेल खा रहा था जिसे वो बहुत कोशिश करके भूलना चाहती थी। वही आदमी अब उसके सामने बैठा था। वो अंदर ही अंदर घबरा गई और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगी, उम्मीद करते हुए कि उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा साफ ना दिखे। उसने क्लास से फिर से अपना परिचय कराया और हाजिरी लेना शुरू किया। हर स्टूडेंट से नाम पुकारे जाने पर हाथ उठाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, एक स्टूडेंट ने जोर से कहा कि वे अब बच्चे नहीं रहे। कुछ और स्टूडेंट भी शिकायत करने लगे जब ऊन हाजिरी लेती रही। एक ने पूछा कि नाम पुकारने की क्या जरूरत है, और दूसरे ने कहा कि वे पहले से ही सीनियर हैं। ऊन ने शांत स्वर में जवाब दिया और पूछा कि अगर कोई आगे आकर खुद का परिचय देना चाहता है तो बता दे। लड़के तुरंत पीछे हट गए, कहते हुए कि वो शायद ज्यादा हो जाएगा। तब ऊन ने समझाया कि होमरूम टीचर होने के नाते उसे हर स्टूडेंट का नाम ठीक से जानना जरूरी है। इसके बाद उसने फिर से नाम पुकारना और हाजिरी लगाना शुरू किया। जब वो जू साई हैन के नाम पर पहुंची तो पूरी क्लास अचानक चुप हो गई। उसने इधर उधर देखा और पूछा कि क्या वो अनुपस्थित है। स्टूडेंट्स एक दूसरे को उलझन में देखने लगे, तभी जे ने हाथ उठाकर कहा कि वो मौजूद है। उसकी आवाज सुनते ही यादों की लहर इतनी तेजी से उस पर टूट पड़ी कि उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया। उसे समझ आ गया कि ये नाम इतना भारी क्यों लग रहा था। इसकी आवाज उसे उस रात में वापस ले गई थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाई थी। एक ऐसी रात जो बिना बुलाए मेहमान की तरह बार बार उसकी यादों में लौट आती थी। उसे याद आया कैसे उसने फुसफुसाकर कहा था कि अगर वो उसे 3 तक गिनने से पहले रुकने को नहीं कहेगी तो फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसे वो धीमी गिनती याद आई, 1, 2, 3, और कैसे वो चुप रही थी। वो रात एक ऐसी तीव्रता के साथ आगे बढ़ी थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इतना गहरा और जुनूनी पल साझा करने के बाद भी वो उसका नाम कभी नहीं जान पाई थी। उसे जानने की जरूरत भी नहीं लगी थी, क्योंकि उसे लगा था कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसके लिए वो याद एक खूबसूरत सपने की तरह थी, छोटी, अवास्तविक और छूने से परे। लेकिन अब उसके सामने खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थीं। सच्चाई ने जैसे उसके विचारों को जकड़ लिया। एक स्टूडेंट ने उसके चेहरे का भाव देखकर पूछा कि क्या वो ठीक है। ऊन ने तुरंत कहा कि वो ठीक है, हालांकि उसकी आवाज थोड़ी अस्थिर थी। जू साई हैन ने भी पूछा कि क्या कोई समस्या है। अपने मन में उसने वही जवाब दोहराया जो वो जोर से कभी नहीं कह सकती थी। हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या थी। जिस आदमी के साथ उसने अपनी जिंदगी की पहली और अकेली वन नाइट स्टैंड बिताई थी, वही अब उसके सामने उसका स्टूडेंट बनकर बैठा था। कुछ महीने पहले कनाडा की एक शांत और खाली सड़क पर मोंगो नाम का एक आदमी कड़कड़ाती ठंड में अकेला खड़ा था। वो मन ही मन शिकायत कर रहा था कि जिस दिन उसे किसी का इंतजार करना पड़ा, उसी दिन इतनी ठंड क्यों पड़ रही है। उसे लग रहा था जैसे वो ठंड से जम जाएगा। कुछ देर बाद जे वहां पहुंचा। मोंगो ने जे को देखते ही मन मान लिया कि वो बेहद हैंडसम है, इतना कि ये लगभग नाइंसाफी जैसा लगता था। मोंगो ने पूछा कि क्या जे सामान लाया है। जे ने कहा कि हाँ, लेकिन वो जानना चाहता था कि मोंगो इतना सब कुछ वापस कोरिया कैसे ले जाएगा। मोंगो ने ठंडे स्वर में कहा कि ये उसका मामला नहीं है और उन्हें जल्दी से सौदा खत्म करना चाहिए। जे ने फिर पूछा कि अगर काई को पता चल गया कि मोंगो उसके पीछे से सौदे कर रहा है तो वो क्या करेगा। ये सुनते ही मोंगो ने जानना चाहा कि जे आखिर कौन है और उसे कैंग के बारे में कैसे पता है।
उसके मन में घबराहट बढ़ने लगी। क्या जे कोई पुलिस वाला है? लेकिन उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया, सोचते हुए कि कोई कोरियन पुलिस अफसर सिर्फ उसे पकड़ने के लिए कनाडा तक नहीं आएगा। अगर जे पुलिस नहीं है तो फिर वो आखिर है कौन? जे ने शांत स्वर में कहा कि वे एक अलग तरह का सौदा कर सकते हैं। उलझन और गुस्से में मोंगो अंदर ही अंदर चिल्लाने लगा, समझने की कोशिश करते हुए कि जे का मतलब क्या है, और फिर से पूछा कि केई के बारे में उसे कैसे पता है। उसी समय उसने चुपके से एक चाकू निकाल लिया, हालांकि अंदर से उसे डर था कि शायद जे के पास बंदूक हो। जे ने सिर्फ अपना फोन निकाला और पूछा कि क्या मोंगो ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, क्योंकि अगर केई को उस रात की बात पता चल गई तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मोंगो और ज्यादा डर गया और पूछने लगा कि जे आखिर करना क्या चाहता है। जैसे जैसे वो बेकाबू हुआ, उसने चाकू लेकर जे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ज्यून ने हमले से खुद को बचा लिया और तुरंत मोंगो की बाह पर वार किया, जिससे उसके हाथ से चाकू गिर गया। मोंगो दर्द से कराह उठा, उसे लगा जैसे उसकी बाह जल रही हो। ज्यून ने शांत रहते हुए कॉन्टे को कॉल किया। कॉन्टे ने फोन उठाकर पूछा कि क्या हो रहा है। ज्यून ने मोंगो की ओर मुड़कर साफ कहा कि अगर मोंगो चाहता है कि कॉन्टे को इस डील के बारे में पता ना चले तो उसे ज्यून की शर्त माननी होगी। ज्यून ने उसे हल्का सा लात मारी और भरोसा दिलाया कि वो बात को गुप्त रखेगा, लेकिन सिर्फ तब जब मोंगो सहयोग करेगा। फिर ज्यून ने उसे एक बॉक्स दिया जिसमें वायर टैप था और आदेश दिया कि उसे कॉन्ग के पास कहीं लगा दे। ज्यून ने चेतावनी दी कि अगर मोंगो ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसके अंजाम वो पहले से जानता है। मोंगो ने कमजोर आवाज में अपना चाकू वापस मांगा, लेकिन ज्यून ने कहा कि ऐसी खतरनाक चीजें साथ रखना बुरी आदत है। मोंगो मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाता रह गया, खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करते हुए। बाद में ज्यून अपने होटल के कमरे में लौटा। उसने लंबा शावर लिया और अपनी त्वचा को जोर से रगड़ता रहा। हर बार किसी के साथ शारीरिक संपर्क के बाद उसे खुद से घिन महसूस होती थी, चाहे वो कितनी ही सफाई कर ले। उसकी पीठ पर एक गहरा बड़ा निशान था। एक डॉक्टर ने कभी कहा था कि 2 साल बाद भी जो दर्द बना हुआ है वो शायद शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। जैसे ही वो खुद को सुखा रहा था, उसका फोन बजा। उसके दोस्त पार्क का कॉल था। पार्क ने हंसते हुए पूछा कि कनाडा में उसकी रात कैसी चल रही है। उसने शिकायत की कि बॉस के बिना उसे बोरियत हो रही है और वो सोच रहा है कि जल्दी निकल जाए। ज्यून ने सख्ती से कहा कि काम में ढील न दे, वरना सैलरी काट दी जाएगी। पार्क मजाक में बोला कि ज्यून बहुत सख्त है। फिर उसने पूछा कि क्या डील का समय और जगह मिल गई। ज्यून ने कहा कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वो खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता था। उसे कॉन्टे को ड्रग ट्रैफिकिंग डील के बीच में पकड़ना था ताकि गिरफ्तारी पक्की हो सके। यही उसका एकमात्र तरीका था, खासकर क्योंकि कॉन्ग के लोग कोरियन पुलिस के अंदर भी मौजूद थे। ज्यून ने यह भी बताया कि अभी तक कॉन्टे से सही संपर्क नहीं हो पाया, शायद वो कनेडियन पुलिस से बचने के लिए छिपा हुआ है। पार्क ने मदद के लिए आने की पेशकश की, लेकिन ज्यून ने मना कर दिया। फिर उसने पूछा कि उसकी कंपनी में M&A और गम का काम कैसा चल रहा है। पार्क ने कहा सब ठीक है, बस कुछ छोटे मसले हैं जो कुछ दिनों में सुलझ जाएंगे। उसने ये भी बताया कि हाई स्कूल ने ज्यून के रीएडमिशन पेपर्स मंजूर कर लिए हैं और उसे बधाई दी। ज्यून को ये सुनकर चिढ़ हुई, उसे लगा बधाई का कोई मतलब नहीं। उसने याद दिलाया कि वो 33 साल की उम्र में हाई स्कूल लौट रहा है। पार्क ने शांत स्वर में कहा कि ज्यून हैंडबिड इन्वेस्टमेंट का CEO है और जल्द ही साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी लोन कंपनी का मालिक बनने वाला है। बिना हाई स्कूल डिप्लोमा के ये सब अजीब लगेगा। उसने बताया कि कंपनी वेबसाइट पर जून की एजुकेशन सेक्शन में क्या लिखें ये समझ नहीं आ रहा था। हाई स्कूल ड्रॉप आउट लिखना गलत लगेगा और खाली छोड़ना उससे भी बुरा। जून सोचने लगा कि लोग कहीं उसे माफिया जैसा ना समझ लें, खासकर क्योंकि उनका बिजनेस पहले से लोन का था। पार्क ने कहा कि कम से कम एक हाई स्कूल डिप्लोमा जरूरी है और सुझाव दिया कि जून GED कर सकता है। वो इसे रोमांचक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जून ने जवाब नहीं दिया और अचानक कॉल काट दी। पार्क हैरान रह गया। अगले दृश्य में फर्श पर खून दिखाई देता है। जून उसे घूर रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी ही पीठ पर गहरा घाव पाया। उसके पीछे कॉन्टे खड़ा था, हाथ में खून से सना एक आंख रखे हुए, मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी जून ने आंखें खोली और समझ गया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। बैठते हुए वो सोचने लगा कि 15 साल से जिस बदले का इंतजार कर रहा था, उसे पूरा करने के बाद भी क्या वो इन अंतहीन दुष्स्वप्नों से कभी मुक्त हो पाएगा। उसे लगता था जैसे भगवान ने उसकी जिंदगी बहुत पहले ही तोड़ दी थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए मुक्ति संभव भी है या नहीं। कहानी फिर उनकी ओर मुड़ी, जो ट्रेनिंग के लिए कनाडा आई हुई थी। वो एक शांत झील के किनारे बैठी अपनी दोस्त युनसू से बात कर रही थी। युनसू ने पूछा सब कैसा चल रहा है और क्या वो जल्द घर लौटना चाहती है। उनने बताया कि वो वैंकूवर अकेले आई है क्योंकि ट्रेनिंग का आखिरी वीकेंड था और इतने दिनों तक लोगों से घिरे रहने के बाद वो थोड़ा समय अकेले बिताना चाहती थी। युनसू ने उसे देर रात तक बाहर न रहने की सलाह दी और पूछा कि क्या उसने होटल बुक कर लिया है। उनने कहा कि उसे बहुत अच्छे दाम में एक जगह मिल गई है। फिर उसने पूछा कि ह्योंग कैसा है।
युनसू ने बताया कि उसने कल ही उसे फ़ोन किया था और उसके लिए बारबेक्यू भी खरीदा था। वो ठीक है, इसलिए ऊन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी छुट्टियां एंजॉय करें। ऊन ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि वो लौटकर उसके लिए गिफ्ट लाएगी। कॉल खत्म करने के बाद ऊन धीरे धीरे गुनगुनाने लगी और होटल लौटने से पहले थोड़ा और घूमने का फैसला किया। दूसरी ओर कीमे अपने आदमियों के साथ सफ़र कर रहा था। उसने कहा कि उसे कभी कनाडा में दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन अब जब वो लगभग वहां पहुंच ही चुका है तो अजीब तरह से घर वापस नहीं जाने का मन कर रहा। उसके पास मोंगो बैठा था जो छिपे हुए माइक्रोफोन के जरिए जून के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा था। कांग ने मोंगो से पूछा कि उसे कौन कौन से गिफ्ट खरीदने हैं। मोंगो ने जवाब दिया कि वो सब कुछ ड्यूटी फ्री शॉप से ही ले लेगा। माइक्रोफोन के जरिए जून उनकी हर बात सुन रहा था। उधर वैंकूवर में ऊन ढलते सूरज को देखते हुए खामोशी से खड़ी थी। उसको एहसास हुआ कि वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा डाउनटाउन से दूर निकल आई है। शायद यही वजह थी कि उसका होटल इतना सस्ता मिला। सुनसान सड़क पर खड़ी ही थी कि पीछे से कुछ आदमी उसके पास आए। वे मदद करने का दिखावा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो रास्ता भटक गई लगती है, लेकिन उनकी आवाज़ों में एक अजीब सा डर था। ओन ने अपनी चाल तेज कर दी, मगर वे आदमी उसके पीछे आते रहे। कुछ ही देर में वो दौड़ने लगी, सड़क पार करके बचने की कोशिश में। जैसे ही आगे बढ़ी, एक कार तेजी से उसकी तरफ आई। डर के मारे वे आदमी भाग गए। कार बिल्कुल समय पर रुक गई। ड्राइवर का दरवाज़ा खुला। वो जे था और उसने उसे टक्कर नहीं मारी थी। जे कार रोकते ही तुरंत बाहर निकला और उसकी हालत देखने लगा। ओन ने उलझन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे आसपास की दुनिया ही सच नहीं रही। उसकी लंबी कद काठी, चौड़े कंधे और तीखे नैन नक्श उसे किसी अजीब सी अवास्तविक घड़ी में खड़ा कर रहे थे। उसने पूछा कि वो ठीक है या नहीं, मगर उसकी आवाज़ में घबराहट और तीखापन दोनों थे। वो उसे खड़ा करने की कोशिश करते हुए बार बार वही सवाल दोहराता रहा, लेकिन ओन बस यही सोचती रही कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसके लहजे से जे समझ गया कि वो कोरियन है और उसने फिर से उसकी हालत के बारे में पूछा। वो अब भी उलझी हुई थी, जिससे जे को लगा कि वो सच में ठीक नहीं है। तभी जे के फ़ोन पर कॉल आया। उसने जल्दी से उसे उठाकर कार में बैठाया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो अभी उसे अस्पताल नहीं ले जा सकता। जब उसने उसे रुकने को कहा तो वो सीट बेल्ट लगाते हुए उसके बहुत करीब झुक गया। उसकी नज़दीकी से वो चौंक गई और सोचने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार तेज़ी से आगे बढ़ गई। जू कांगटे का पीछा कर रहा था। वो 2 दिनों से चुपके चुपके उनकी बातें सुन रहा था, किसी काम की जानकारी पाने की उम्मीद में, मगर अब तक सब बेकार लग रहा था। उसे लगा था कि वे बस यूं ही शहर में घूम रहे हैं, लेकिन अब समझ आया कि वे अपनी लोकेशन छिपाने के लिए सावधानी से चल रहे थे। उन्हें ट्रैक करने के बावजूद उसके अंदर बेचैनी थी। उसे लगा शायद ये सब उसे जाल में फंसाने के लिए हो रहा है। अगर ऐसा था तो जे को इस चुनौती से पीछे हटने की कोई वजह नहीं दिखी। चेज़ के दौरान ओन में अचानक कहा कि उसे बाथरूम जाना है। उसने बताया कि उसने पहले बहुत बड़ी कोक पी ली थी और अब पछता रही है। जे ने उसे थोड़ा रुकने को कहा और हैरान हुआ कि वो इतनी शांत कैसे रह सकती है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, फिर भी उसकी चिंता सिर्फ बाथरूम को लेकर थी। जे ने अंदाज़ा लगाया कि वो लेट 20s में होगी और सोचने लगा कि वो अचानक सड़क पर क्यों दौड़ी थी। वो बिल्कुल भी नशे में नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ ओन अपने मन ही मन खुद को पूरी कोक पी लेने के लिए डांट रही थी। तभी जे ने कहा कि वो किस्मत वाली है, क्योंकि जिन लोगों का वो पीछा कर रहे हैं उन्होंने अपनी कार एक स्टोर के पास रोकी है। शायद वहां उसे बाथरूम मिल जाए। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सच में किसी का पीछा कर रहा है और उसने पूछा कि क्या वो उन्हें फॉलो कर रहा है। जे ने कहा कि अगर वो सच बताएगा तो शायद वो डर जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति में है जहां कभी भी मारा जा सकता है। ठंडी और गंभीर आवाज में उसने कहा कि वो टैक्सी लेकर सीधे अस्पताल चली जाए, खर्च वो खुद दे देगा, क्योंकि उससे दूर रहना ही उसके लिए सुरक्षित है। लेकिन ओन हिचकिचाई। उसने कहा कि उसे अंग्रेजी नहीं आती, जबकि सच में वो एक अंग्रेजी टीचर थी। उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा, बस उसके अंदर कुछ था जो उसे जे को अकेला छोड़ने से रोक रहा था। जे ने फिर चेतावनी दी, अगर वो कोई सीरियल किलर निकला तो। उसने कहा कि वो उसे कहीं भी नुकसान पहुंचाकर छोड़ सकता है। मून को लगा वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने उसे पहले बचाया था, उन लड़कों से भी और हादसे से भी। आखिरकार जे ने हार मान ली और उसे बाथरूम जाने को कहा, मगर उसने बताया कि गिरने से उसका टखना मुड़ गया है और क्या वो उसे वहां तक ले जा सकता है। ज्यू ने कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में ओन सोचती रही कि वो आखिर करता क्या है। अजीब बात यह थी कि उससे उसे डर नहीं लग रहा था। वो भले ही खतरनाक जिंदगी जीता दिखता हो, लेकिन उसके पास रहकर उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था।
जे ने आखिरकार कार जंगल के अंदर एक जगह रोकी। उसने उसे उतरने से मना किया और उसे समझाया कि कांगटी के लोगों को नहीं पता कि वो उसकी कार में है, इसलिए उसे छिपकर रहना होगा। उसने सख्ती से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए कार से बाहर मत निकलना, अगर वो मर भी जाए तब भी नहीं। ऊन ने उसकी बात समझ ली, मगर डर बढ़ता गया। वो सोचती रही कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। इसी बीच जियो बाहर निकला और कांगटी और उसके आदमियों का सामना किया। वे उसकी मौजूदगी जान चुके थे। कांगटे ने गुस्से से उसे देखा। जियो ने तुरंत समझ लिया कि मांगो पकड़ा जा चुका होगा, क्योंकि वायर टैब अब छिपा नहीं था। के ने जे पर आरोप लगाया कि वो कनाडा तक आकर उसके काम में दखल दे रहा है और मानो खुद मरने की दावत दे रहा है। जियो ने शांत रहकर सोचा कि अगर कांग सब कुछ चोरी छिपे और गैरकानूनी ढंग से ना करता तो ये सब नहीं होता। काम गुस्से में आ गया और अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। सब लोग जे पर टूट पड़े। मांगो ने पहला घूसा मारने की कोशिश की, मगर जियो उससे तेज निकला। उसने मांगो को पलटकर मारा और बाकी हमलावरों से भी भिड़ गया। सभी उसे दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो पूरी ताकत से लड़ता रहा। अचानक कांगटे ने बंदूक निकालकर जियो पर तान दी और कहा कि कनाडा में रहने की अच्छी बात यह है कि यहाँ हथियार चलाने की आज़ादी है। जियो ने महसूस किया कि कांगटे बिल्कुल नहीं बदला। उसने जियो से हाथ उठाने को कहा और सोचने लगा कि उसका चेहरा तोड़े या फिर उसकी रीढ़। जियो ने हाथ उठाते हुए कहा कि उसे मारना कांगटे के रिकॉर्ड में हत्या और ड्रग्स तस्करी जैसे और अपराध जोड़ देगा। कांगटे ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर उसकी लाश जंगल में मिलती है तो असली कातिल कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जियो ने बताया कि उसने कांगटे को कैसे ट्रैक किया। उनके फोन मॉनिटर हो रहे थे और कनेडियन ड्रग एनफोर्समेंट टीम उसी वक्त उनके पीछे थी। उसने कहा कि उनकी तस्करी की योजना पहले ही रिपोर्ट हो चुकी है और पुलिस जल्द पहुंचने वाली है। कांगटे गुस्से से भर गया और तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। गुस्से में उसने बंदूक से जियो के सिर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके आदमी उसके गिरते शरीर पर लाते मारते रहे। बेहोशी और होश के बीच झूलते हुए जियो को कांगटे की बातें याद आती रही। उसे लगा अगर वो यहाँ मर गया तो शायद उसकी लाश कभी न मिलेगी। ठंडी जमीन पर रस्सियों से बंधा उसका शरीर भारी लगने लगा। जब उसने आंखें खोली तो सामने ऊन खड़ी थी। उसे राहत मिली। डर के बावजूद वो उसके पीछे आ गई थी। उसने उसे कार तक सहारा देकर पहुंचाया और उसके माथे से बहते खून को देखकर घबरा गई। जियो हैरान था कि घायल टखने और डर के बावजूद वो वहां तक कैसे पहुंची। उसने बताया कि पहले डर से वो हिल नहीं पाई थी, मगर उसने उसकी बात मानी और कार में ही रही। उसने पूछा कि क्या उसे अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया। वो इतना कमजोर था कि वैंकूवर वापस नहीं जा सकता था, इसलिए पास के होटल में रुकने की बात कही। वो मान गई। होटल पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सिर्फ एक ही कमरा खाली है, इसलिए उन्हें साथ में रहना होगा। कमरे में जियो ने उससे कहा कि धीरे धीरे सांस ले और आराम करे, क्योंकि आगे दर्द होगा। उसने घबराते हुए हामी भरी। उसने उसके टखने का इलाज शुरू किया और वो चीखने से खुद को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन दर्द में कुछ शब्द निकल ही जाते। काम खत्म होने पर उसने कहा कि उसने दर्द अच्छी तरह सह लिया। उसने उसका टखना सही जगह पर सेट कर दिया था और कहा कि थोड़ी देर आराम करने से वो बेहतर महसूस करेगी। सब शांत होने के बाद उसने धीरे से उसे धन्यवाद कहा। कुछ देर बाद जियो शावर लेने चला गया। गर्म पानी के नीचे खड़े होकर वो कुछ अजीब सोचने लगा। उसे हमेशा लोगों के स्पर्श से चिढ़ होती थी, मगर ऊन के साथ ऐसा नहीं था। उसे लगा जैसे उसके अंदर का पुराना डर कम हो गया हो। वो सोचने लगा कि कहीं उसकी पुरानी जर्मफोबिया सच में कम तो नहीं हो गई। उधर कमरे में ऊन सो गई। जब जियो बाहर आया तो वो थोड़ी देर के लिए जागी और बोली कि उसने बस एक पल के लिए आंखें बंद की थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी नज़र उसकी टोन्ड शरीर पर पड़ी। वो शर्मिंदा और हैरान होकर जल्दी से बाथरूम की ओर भागी ताकि खुद भी शावर ले सके। जे ने नोटिस किया कि उसने उसकी पीठ पर बने गहरे निशानों को देख लिया था और उसे लगा कि शायद वो उन्हें देखकर चौंक गई होगी। उसने सोचा कि शायद उसे रोब पहन लेना चाहिए था। शावर के बाद ऊन काफी बेहतर महसूस करने लगी। कमरे में लौटकर उसने देखा कि जे पहले ही सो चुका था। उसे लगा यह स्वाभाविक है, क्योंकि वो बेहद थका हुआ था। उसके मन में वही पल घूम गया जब उसे लगा था कि शायद वो मर जाएगा, और अब उसे सुरक्षित देखकर उसे राहत मिली। टखने में अब भी दर्द था, मगर पहले से कम। आखिरकार वो भी सोने का फैसला कर लेती है, क्योंकि पूरे दिन ने उसकी सारी ताकत खींच ली थी। आधी रात को एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुली। मुड़कर देखा तो डर गई। जे अपने ही गले को कसकर दबा रहा था। वो घबरा गई और उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी ताकत ज्यादा थी। उसने समझाने की कोशिश की कि शायद वो किसी बुरे सपने में फंसा हुआ है। किसी तरह उसने उसका हाथ उसके गले से हटाया, लेकिन अचानक हालात बदल गए। नींद में ही वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे ही पकड़कर गला दबाने लगा।
ऊन सांस लेने के लिए जूझती रही और उसे पुकारती रही, समझते हुए कि वो सपना और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा। अपने डरावने सपने में जू को लगा कि वो कांगटी का गला दबाए हुए है और चिल्ला रहा है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसी सपने में उसे ऊन की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे शांत रहने और दर्द छोड़ देने को कह रही थी। उसकी कोमल आवाज़ धीरे धीरे उसे नींद से बाहर खींच लाई। आंखें खुलते ही जब उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था, तो वो बुरी तरह घबरा गया। ऊन हाँफ रही थी और उसके हाथ अब भी उसके गले के पास थे। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और बार बार माफ़ी मांगने लगा, बताते हुए कि उसने सब कुछ सपना समझ लिया था। ऊन अभी डरी हुई थी, मगर शांत रहकर बोली कि वो ठीक है और उसे आराम करना चाहिए। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे जब उसने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसी पल उसने उसके करीब झुककर उसे चूम लिया। रात चुप। जे अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी पाक डेटिंग के बारे में बात करने लगा। पाक समझ नहीं पा रहा था कि जे हर उस लड़की को क्यों मना कर देता है जो उसके करीब आने की कोशिश करती है। वो सोचता रहता था कि जे जैसा इंसान जिसके इतने चाहने वाले हैं, वो एक बार डेट पर जाने के बारे में भी क्यों नहीं सोचता। पाक ने उसे ड्रिंक के साथ खुलकर बात करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि दोस्तों के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। लेकिन जे ने बस सिर हिलाया और कहा कि उसे ऐसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ तक कि किसी का उसे छूना भी उसे असहज कर देता है। पाक को लगा कि अगर जे अपनी डर्मोफोबिया को नहीं हराएगा तो वो कभी किसी को डेट नहीं कर पाएगा, और उसे अफसोस हुआ कि जे की आकर्षक शक्ल सूरत यूं ही बेकार जा रही है। लेकिन सब कुछ उस रात बदल गया जब जे ने उसे चूमा। उस पल उसने धीरे से कहा कि अगर वो चाहे तो उसे रुकने के लिए कह सकती है, और उसने धीरे धीरे 3 तक गिनती की। वो चुप रही, उसे मना करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके अंदर कुछ नया जाग उठा, ऐसी चाहत जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसके हर स्पर्श से उसकी त्वचा पर गर्माहट फैल जाती, जैसे कोई हल्की आग धीरे धीरे बढ़ रही हो। वो उसे दूर नहीं कर पाई क्योंकि उसके सामने वो खुद को नाजुक लेकिन उसकी ओर खिंचा हुआ महसूस कर रही थी, मानो अपने आप उसे अपने करीब आने दे रही हो। जे उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, कहता रहा कि अगर दर्द हो तो आराम करे और अपने शरीर का तनाव छोड़ दे। वो सोचने लगी कि शायद उसे समझ आ गया होगा कि ये उसका पहला अनुभव है, क्योंकि सब कुछ बहुत साफ लग रहा था। इन्हीं विचारों के बीच रात बीत गई। अगली सुबह जे हैरान था। उसकी सालों पुरानी जर्मोफोबिया और डरावने सपने जो उसे 10 साल से परेशान कर रहे थे, उसके साथ होने पर जैसे गायब हो जाते थे। इतनी गहरी रात के बाद भी उसे लगा कि वो और करीब आना चाहता है। जब वो जागी तो उसने धीरे से कहा कि वो अभी पूरी तरह होश में नहीं है और उन्हें फिर से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जे ने उसकी झिझक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे फिर एक दूसरे में खो गए। बाद में जब वे कॉफ़ी पी रहे थे, वो थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जे ने उसका नाम पूछा तो उसने खुद को विक्टोरिया कहा, ये बताते हुए कि वो उसे इसी नाम से बुला सकता है क्योंकि वो वहीं से आई है। उसे लगा कि अपना असली नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। जब उसने पूछा कि क्या वो विदेश में पढ़ाई कर रही है, तो उसने बताया कि वो एक छोटे से भाषा आदान प्रदान कार्यक्रम में है। उसे याद आया कि पिछली रात उसने कहा था कि उसे अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझाती, जे ने कहा कि अगर वो नहीं बताना चाहती तो ज़रूरत नहीं है, आखिर वे पहली बार ही तो मिले हैं। कुछ देर बाद उसने उससे कहा कि वो उसे वैंकूवर तक छोड़ दे ताकि वो वहाँ से अपने घर जा सके। उसे छोड़ने के बाद जे ने बस इतना कहा कि अपना ख्याल रखना, जल्दी से कार की खिड़की बंद की और उसके कुछ कहने से पहले ही चला गया। उसने भी अपना असली नाम बताने से खुद को रोक लिया, मन ही मन उसे धन्यवाद कहा और उसे शुभकामनाएं दी। उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है। ऊन ने खुद को याद दिलाया कि उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसका छोटा भाई जो हाई स्कूल में है और वो कर्ज जिसे उसे चुकाना है। उसे लगता था कि प्यार एक ऐसी लग्जरी है जिसे वो वहन नहीं कर सकती। जब जे कोरिया लौटा तो एयरपोर्ट पर पाक ने पीछे से उसे कसकर गले लगाकर चौंका दिया और कहा कि उसने उसे बहुत मिस किया। जे ने तुरंत उसे धकेला और हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ भागा। पाक ने मजाक किया कि जे अभी भी जर्मोफोब है और नाटक करने लगा कि उसे ठुकराए जाने से दुख हुआ है। जे ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन उसके मन में एक अजीब एहसास जागा। उसकी जर्मोफोबिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जे ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके मन में सवाल उठ रहा था कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे अलग महसूस कराया। वर्तमान में क्लासरूम में जब ऊन ने उसका नाम पुकारा तो उसने शांत होकर जवाब दिया, मगर अंदर से वो चौंक गया।
उसे अफसोस हुआ कि उसने कभी उसका असली नाम जानने की कोशिश नहीं की। जब उसने टीचर से उनका नाम पूछा तो उसने बोर्ड पर अपना नाम लिख दिया। उसे लगा कि उसका असली नाम उस पर पहले बताए नाम से कहीं ज्यादा खूबसूरती से जचता है। स्टूडेंट्स तुरंत उत्सुक हो गए और उसके बारे में निजी सवाल पूछने लगे। ये देखकर जे को चिढ़ हुई, मगर ऊन शांत रही। उसने क्लास से कहा कि वो उनकी जिज्ञासा समझती है, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसने साफ कहा कि वो उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए यहाँ है और अपनी निजी जिंदगी के सवालों का जवाब नहीं देगी। इतना कहकर उसने लेसन शुरू कर दिया। ब्रेक के दौरान कुछ लड़कियां ह्योंग की क्लासरूम के बाहर इकट्ठा हो गईं। वे उत्साह से फुसफुसा रही थीं कि ह्योंग अंदर बैठा है। वे दरवाजे से झांक झांक कर उसे देखती रहीं और कहने लगीं कि ब्रेक के दौरान उसे न देख पाना मुश्किल था और अब तो ह्योंग पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। क्लासरूम के अंदर ह्योंग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि उसकी बहन ने अपनी पहली क्लास ठीक से संभाली होगी या नहीं। उसने पहले ही उसे याद दिलाया था कि किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि वे भाई बहन हैं। उसने पूछा भी था कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर सबको पता होता कि वो उसका भाई है तो शायद क्लास के बच्चे उसे परेशान नहीं करते। लेकिन उसने हल्के से उसे डांट दिया था और कहा था कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वो खुद अपना ख्याल रख सकती है। अब अपनी सीट पर बैठे बैठे उसे एहसास हुआ कि हाई स्कूल के इतने सारे छात्रों से भरी क्लास संभालना उसके लिए आसान नहीं होगा। तभी उसका एक दोस्त जल्दी से उसके पास आया और एक 30 साल के छात्र के बारे में बताने लगा जो ग्रेजुएट होने के लिए वापस स्कूल आया था। उसने बताया कि वो छात्र लंबा, बेहद हैंडसम लेकिन डरावना था। यहाँ तक कि उसकी चुप नज़र भी खतरनाक लगती थी और उसकी मौजूदगी ही भारी महसूस होती थी। उसके दोस्त ने तो ये तक अंदाज़ा लगा लिया कि शायद वो पहले किसी गैंग में शामिल रहा होगा, इसलिए स्कूल से दूर रहा। ये सुनकर ह्योंग चौंक गया और तुरंत बाहर निकल गया। वो सीधे जे की क्लासरूम तक गया और दरवाजे से खड़े होकर उसे देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र ज्यू पर पड़ी, वो भीतर से हिल गया। ज्यू के आसपास की आभा इतनी तेज थी कि ह्योंग उसे दूर से ही महसूस कर सकता था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा इंसान सच में मौजूद हो सकता है। उसे ज्यू एक जंगली बाघ की तरह लगा जिसके पास जाना लगभग नामुमकिन हो। ये सोचकर कि उसकी बहन को पूरे साल ऐसे इंसान को गाइड करना होगा, वो स्तब्ध रह गया। क्लास के अंदर ह्यान नाम का एक छात्र जो ह्योंग का दोस्त भी था ने उसे देख लिया और कुछ देर के लिए अंदर बुलाया। जब ह्योंग ने पूछा कि क्या हुआ था तो ह्यान ने बताया कि कुछ खास नहीं हुआ था, बस कुछ बच्चों ने टीचर से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अनुचित सवाल पूछ लिए थे। फिर भी उसने बहुत शांति से सब संभाल लिया और बिना किसी असहजता के पढ़ाना जारी रखा। ह्यान ने कहा कि वो सच में प्रभावशाली थी, क्योंकि जहां बाकी सब नए बड़े छात्र से डरे हुए थे वहीं वो पूरी तरह शांत रही। जब ह्योंग वहां से जाने लगा तो उसने ह्यान से कहा कि अगर कुछ भी हो तो तुरंत उसे बताना, क्योंकि वही अकेला था जो उनके भाई बहन होने का सच जानता था। ह्यान ने हामी भर दी। बाद में लंच के समय ओन अपना खाना लेकर बैठी और लगातार 4 क्लास लेने के बाद बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। तभी एक साथी शिक्षक उसके पास आया और गर्मजोशी से उसे नमस्ते किया। उसने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर पहचान गई कि वो हीजुन है। वो उसे तुरंत पहचान नहीं पाई थी क्योंकि पहले उसका चेहरा ज्यादा भरा हुआ था। उसने बताया कि उसने काफी वजन कम कर लिया है, इसलिए वो अलग दिख रहा था। उसने ओन से कहा कि उसे पता ही नहीं था कि वे दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं और उसने बताया कि वो पिछले साल ही यहाँ आया था। उसने ये भी कहा कि उसने सुना है कि वो 12वीं की क्लास 2 की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उसके मुताबिक कई टीचर पहले से ही ज्यू नाम के नए छात्र के बारे में बात कर रहे थे और उसने अंदाजा लगाया कि पास में खड़ा लड़का वही ज्यू होगा। ओन ने देखा कि ज्यू अचानक उनकी तरफ आ रहा है और उसने सोचा कि कहीं उसने उनकी बातचीत सुन नहीं ली। हीजुन ने धीरे से पूछा कि ज्यू सीधे उनकी तरफ क्यों आ रहा है और आसपास मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। ओन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चाहती थी कि वो उसे पहचानकर कुछ न कहे, खासकर इतने लोगों के सामने। उसने खुद को समझाया कि शायद उसे वो याद भी ना हो, लेकिन ज्यू उसके पास आकर शांत आवाज में पूछने लगा कि क्या वो उससे थोड़ी देर बात कर सकता है या यहीं बात कर ले। ओन खुद को तैयार महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उसने कहा कि स्कूल के बाद बात कर लेंगे, क्योंकि बात इतनी ज़रूरी नहीं लग रही। तभी ज्यू ने अचानक कनाडा के मौसम के बारे में कुछ कह दिया और विषय के इस अचानक बदलाव से वो इतना चौंकी कि पानी पीते पीते खांस गई। वो तुरंत उठी और हीजुन से कहा कि वो आराम से खाना खाए, फिर ज्यू के साथ वहां से चली गई। दोनों एक खाली कमरे में पहुंचे और ओन ने पूछा कि वो क्या बात करना चाहता है। ज्यू ने कहा कि उसे उस दिन स्कूल से जल्दी जाना है। ओन को अपने पहले के रिएक्शन पर शर्म महसूस हुई
ली क्योंकि उसने सोचा था कि बात कुछ ज़्यादा निजी होगी। उसने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे दोपहर में एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। बात करते हुए वो उससे बहुत अपनापन दिखा रहा था, जैसे वो पुराने दोस्त हों। उसने खुद को याद दिलाया कि चाहे वो उससे उम्र में बड़ा क्यों न हो, ये एक स्कूल है और वो उसकी टीचर है। उसने ये भी सोचा कि वो अपना अतीत पीछे छोड़ने के लिए कोरिया लौटी थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसने उसे दृढ़ता से कहा कि वो याद रखे कि यहाँ वो उसकी टीचर है। वो थोड़ा और करीब आया तो उसने जोड़ा कि उसे बार बार जल्दी स्कूल छोड़ने की आदत नहीं डालनी चाहिए। उनके बीच की दूरी अचानक बहुत कम लगने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ओन ने बात खत्म करने की कोशिश की और कहा कि अब कुछ बाकी नहीं है, लेकिन ज्यू ने उसे रोक लिया और उसका फ़ोन नंबर मांगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छात्र अपनी टीचर का नंबर मांग रहा है। फिर उसने सोचा कि स्कूल के काम के लिए नंबर देना अजीब भी नहीं है। उसने उसका फ़ोन लिया तो देखा कि स्क्रीन लॉक्ड थी। जब वो उसे अनलॉक कर रहा था, उसकी नज़र उसके हाथ की चोटों पर पड़ी और उसे उसकी पीठ का बड़ा सा निशान याद आ गया। ज्यू ने धीरे से कहा कि शायद वो उसे देखकर खुश नहीं है और पूछा कि क्या वो अब भी उसे अपना छात्र मानने में असहज महसूस करती है। ओन जानती थी कि मना करना झूठ होगा, फिर भी उसने कहा कि वो समझती है कि उसके लिए स्कूल लौटना कितना मुश्किल रहा होगा। उसने भरोसा दिलाया कि वो उसकी होमरूम टीचर के तौर पर उसका साथ देगी, लेकिन ये भी याद दिलाया कि इस नए माहौल में ये उनकी पहली आधिकारिक मुलाकात है। ज्यू थोड़ा और करीब आया और धीमी आवाज में कहा कि क्या वो चाहती है कि वो उस रात को भूल जाए जो उन्होंने साथ बिताई थी। वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुस्कुराने लगा, जिससे वो और उलझ गए। उसने पूछा कि वो हंस क्यों रहा है, जबकि वो सोच रहा था कि उसका नाम सुनकर उसका मूड कितना हल्का हो गया है। उसकी घबराई हुई शक्ल उसे प्यारी लगी और उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसने कहा कि अगर वो उससे हाथ मिलाए तो शायद वो उसकी बात मान ले। ओन कुछ पल हिचकिचाई, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक हाथ मिलाना क्यों चाहता है। जैसे ही उनके हाथ मिले, ज्यू को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे आमतौर पर लोगों से छूने में झिझक होती थी, लेकिन उसके आसपास उसकी आदत जैसे गायब हो जाती थी। उसके स्पर्श की गर्माहट उसे लंबे समय बाद सुकून दे रही थी। उसी वक्त कमरे के बाहर खड़ा कोई व्यक्ति हैरानी से फुसफुसाया, मानो उसे यकीन न हो रहा हो कि वो क्या देख रहा है। ऊन ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और एक कदम पीछे हट गई। उसने जैसे कहा कि उसे उम्मीद है कि वो उसकी सारी बातों को समझ गया होगा। फिर उसने उसे कुछ देर कमरे के अंदर ही रुकने को कहा ताकि वो पहले बाहर निकल सके। उसके जाने के बाद जे कुछ देर वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा कि स्कूल वापस आकर उसे कितनी खुशी महसूस हो रही है। बाद में उसी दिन पाक उसे लेने आया। पाक ने पूछा कि स्कूल कैसा रहा, तो जे ने कहा कि सब ठीक था। पाक ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है उसे मजा आया, और जे ने भी इसे नकारा नहीं। जे ने पूछा कि पाक इतनी जल्दी कैसे पकड़ा गया। पाक ने बताया कि के के बारे में एक नया आर्टिकल आया है जिसमें लिखा है कि उसे साफ सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि टी गैंग फिर से उसका साथ दे रही है। जे ने दृढ़ता से कहा कि इस बार वो कॉन्टे को बचकर निकलने नहीं देगा और उसे एक फिसलन भरा सांप बताया। पाक ने भी सहमति जताई। इसके बाद पाक ने बताया कि उसने डिटेक्टिव चूल्हो के परिवार के बारे में जानकारी ढूंढ ली है। उसने कहा कि चूल्हो की पत्नी 5 साल पहले कैंसर से गुजर चुकी हैं। उनकी बेटी एक इंग्लिश टीचर है और बेटा अब हाई स्कूल का सीनियर है। जैसे ही पाक ने ऊनियोंग का नाम लिया, जो चौंक गया। 15 साल पहले जे की मुलाकात डिटेक्टिव चूहों से एक बेहद दर्दनाक समय में हुई थी। वही अधिकारी उसके पिता के मर्डर केस की जांच संभाल रहे थे। उन्होंने यांग जे से सहानुभूति से बात की थी और कहा था कि वो समझते हैं कि एक हाई स्कूल छात्र होते हुए भी शक के घेरे में आना कितना मुश्किल होता है। उन्होंने वादा किया था कि वो असली कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और जे से थोड़ी देर और मजबूत बने रहने को कहा था। लेकिन जो कि बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हुए चूहो एक हादसे में मारे गए थे। अब वर्तमान में जे को पता चला कि ऊनियोंग उसी डिटेक्टिव की बेटी है जिसने उसकी मदद करते हुए अपनी जान गंवाई थी। जे ने पाक से उनके परिवार के बारे में और जानकारी मांगी। पाक ने बताया कि बड़ी बेटी ऊनियोंग एक हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर है और उसका छोटा भाई हैंग क्योग भी हाई स्कूल सीनियर है। उसने ये भी बताया कि उनकी माँ एक स्कैम का शिकार हो गई थी जिससे उनका घर चला गया और कैंसर के इलाज के खर्च के कारण परिवार पर कर्ज और बढ़ गया। अभी भी बाकी कर्ज ऊनियोंग ही चुका रही है। जे ने पूछा कि रकम कितनी है, लेकिन पाक ने उतनी गहराई से जांच नहीं की थी। जे ने उसे आदेश दिया कि वो पूरी जानकारी निकाले, उनका पता ढूंढे, सही कर्ज की रकम पता करे और ये भी देखें कि वो किन लोगों के पैसेदार हैं। पाक ने सुझाव दिया कि परिवार से मिलना चाहिए क्योंकि शायद उन्हें कार वाले हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी हो। जे ने कहा कि वो इस बारे में बाद में सोचेगा। बाद में जब जे ऑफिस पहुंचा तो सबने उसे नमस्ते किया। कोने में कुछ पुराने कर्मचारी विरोध कर रहे थे।
जे ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो एक कर्मचारी ने बताया कि वो पहले गुमयांग ब्रांच में काम करते थे और एम और ए के बाद उन्हें निकाल दिया गया, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। जे ने याद दिलाया कि कंपनी ने पहले की ब्रांच के कई कर्मचारियों को रखा है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पहले गैरकानूनी तरीके से कर्ज वसूली में शामिल थे, इसलिए उन्हें कंपनी में नहीं रखा जा सकता। उसने मिस्टर पार्क से कहा कि उनके लिए कहीं और नौकरी ढूंढ दी जाए ताकि कोई और परेशानी ना हो। उधर घर पर ऊनियोंग रात का खाना बना रही थी। हैंक्योंग अंदर आया तो उसने देखा कि बर्तन उबलकर बाहर आ रहा है, क्योंकि ऊनियोंग का ध्यान कहीं और था। वो तुरंत उसकी मदद करने लगा, जबकि ऊनियोंग खुई हुई नजरों से कहीं दूर देख रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब जू ने कहा था कि अगर वो उसे हाथ मिलाए तो वो उसकी बात मानने पर विचार करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी उस अजीब जवाब का असली मतलब क्या था। क्या वो सच में अतीत भूलना चाहता है या नहीं? उनके हाथों के स्पर्श की याद उसके मन में बार बार लौट रही थी और वो अनजाने में अपने ही हाथ को देखने लगी, जबकि खाना पहले ही तैयार हो चुका था। हैंक्योंग ने उसे बताया कि खाना तैयार है और दोनों ने मिलकर टेबल लगा ली। खाना खाते हुए ऊनियोंग ने कम व्यंजन होने के लिए माफी मांगी, लेकिन हैंक्योंग ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो बिना मांस के भी ठीक से बड़ा हुआ है। ऊनियोंग ने वादा किया कि जब वो वर्कबुक बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेगी तो वो एक दिन साथ में ढेर सारा मांस खाएंगे। हैंक्योंग ने धीरे से याद दिलाया कि शायद अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि उनके लोन की तारीख करीब आ रही है। उसने कहा कि उन्हें हर पैसे की बचत करनी होगी और पहले कर्ज खत्म करने पर ध्यान देना होगा। ऊनियोंग ने नरमी से कहा कि मुश्किल समय में भी वो उसके लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। हैंक्योंग ने कहा कि काश वो जल्द ही उस सूदखोर का कर्ज चुका पाते, क्योंकि ऊंचे ब्याज और गैंगस्टर्स के दबाव से वो थक चुका है। उसने बताया कि सिर्फ मूल रकम चुकाने में ही कई साल लग जाएंगे। ऊनियोंग ने उसे समझाया कि उसे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक छात्र का काम यही होता है। उसने बताया कि उसकी टीचर्स को विश्वास है कि वो आसानी से सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में दाखिला ले सकता है, लेकिन हैंक्योंग ने कहा कि उसे खास तौर पर वहीं जाना जरूरी नहीं लगता। वो किसी भी अच्छे मेडिकल स्कूल में जाना चाहता है जहां उसे बेहतर मौका मिले। उसने ये भी कहा कि मेडिकल स्कूल 6 साल का होता है और वो नहीं चाहता कि पहले से परेशान हालात में वो उस पर और बोझ बने। उसी समय ऊनियोंग का फोन बजने लगा। हैंक्योंग ने बताया कि कॉल आ रही है। वो सोचने लगी कि कौन हो सकता है, क्योंकि नंबर अनजान था और किसी छात्र का भी नहीं लग रहा था। जब उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ जू की आवाज थी। वो तुरंत बाहर चली गई। हैंक्योंग ने पूछा कि क्या कॉल जरूरी है, लेकिन वो बस चुपचाप बाहर जाकर बात करने लगी। बाहर उसने पूछा कि वो इतनी रात में क्यों कॉल कर रहा है, तो जू ने कहा कि उसे कल स्कूल मिस करना पड़ेगा। ये सुनकर वो चौंक गई, क्योंकि अभी तो पहले दिन ही वो जल्दी चला गया था और अब अगली सुबह पूरी तरह अनुपस्थित रहने वाला था। उसने साफ कहा कि उसने कभी ये नहीं कहा कि वो उसे मिस करती है। उसने सिर्फ उसे याद दिलाया कि वो उसकी होमरूम टीचर है। उसके मन में आया कि शायद वो फिर से उसे चिढ़ा रहा है। उसने समझाया कि भले ही वो बिजनेस में व्यस्त हो, लेकिन उसे देर से आने या छुट्टी लेने से बचना चाहिए। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने स्कूल का 1/3 हिस्सा मिस कर दिया तो शायद वो ग्रेजुएट ही न कर पाए। तभी जू ने पूछा कि क्या वो ठंड से कांप रही है और कहा कि अगर वो बाहर खड़ी है तो जल्दी अंदर चली जाए, क्योंकि इन दिनों शामें काफी ठंडी होती है। ऊनियोंग ये सोचकर हैरान रह गई कि उसे उस वक्त के मौसम का अंदाजा कैसे हो गया। उसने उससे पूछा कि वो स्कूल मिस करने की योजना क्यों बना रहा है। उसने समझाया कि उसकी कंपनी की नई बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी थी और वो इतने महत्वपूर्ण इवेंट को छोड़ नहीं सकता था। तभी ह्योंग अपने हाथों में एक गर्म जैकेट लेकर बाहर आया। उसने कहा कि अगर वो ज्यादा देर बाहर रही तो उसे सर्दी लग जाएगी और कम से कम जैकेट पहन लेने को कहा। दूसरी पुरुष आवाज सुनकर जे ने उससे पूछा कि क्या वो किसी आदमी के साथ है। उनको एहसास हुआ कि उसने स्थिति को गलत समझ लिया था। तकनीकी रूप से ह्योंग एक लड़का था, लेकिन वो उसका छोटा भाई था। फिर भी उसे लगा कि अभी के लिए जू को गलतफहमी में रहने देना बेहतर होगा। उसे विश्वास था कि टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में, खासकर उनकी पहली अजीब मुलाकात के बाद, उसे उससे सही दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऊन ने फोन पर रहते हुए अपने भाई से जैकेट पहनाने में मदद करने को कहा। उसने उसके कंधों पर जैकेट रख दी और उसने उसे धन्यवाद दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जे उसकी बनाई हुई गलतफहमी पर यकीन कर ले। लेकिन जे पहले से जानता था कि वो अपने छोटे भाई के साथ रहती है और वो चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसने उसे कहा कि सब ठीक है और वो पहले से जानता था कि उसके साथ जो व्यक्ति है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर ऊन परेशान हो गई और उसने पूछा कि वो इतना निश्चित क्यों है। वो सोचने लगी कि आखिर वो ये क्यों मानता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि उसे उसकी राय की परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो उसे चिढ़ाने में मजा कर रहा था,
क्योंकि उसकी प्रतिक्रियाएं उसे हमेशा प्यारी लगती थी। उसने उसे गुड नाइट कहा और कॉल खत्म कर दी। ऊन को लगा कि वो बदतमीजी कर रहा है। जो के घर के अंदर हाउसकीपर एबी, जो उसके अंकल के लिए छोटी बहन जैसी थी और जब वो 19 साल की उम्र में अकेला रह गया था तब से उसकी देखभाल कर रही थी, उसके अजीब व्यवहार को नोटिस कर रही थी। उसने देखा कि वो काफी देर तक अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसने पूछा कि वो किससे बात कर रहा था। बाद में डिनर के दौरान उसने कहा कि 15 सालों में उसने कभी उसे ऐसा नहीं देखा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो फोन पर किसी लड़की से हंसते हुए बात कर रहा था। उसने मजाक में ये भी कहा कि अगर मिस्टर पार्क को पता चल गया तो वो पागल हो जाएगा। जो ने एबी को समझाने की कोशिश की और कहा कि कुछ भी गंभीर नहीं चल रहा और उसे मिस्टर पार्क से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसने उसे खाना परोसा और कहा कि ये मौसम का खास व्यंजन है, उसे जरूर चखना चाहिए। फिर उसने माना कि उसे अपनी उम्र का असर महसूस होने लगा है, जो कि भविष्य में परिवार बसाने की बात सोचकर उसे सुकून मिलता था, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जो ने उसे याद दिलाया कि ऐसा कुछ भी जल्दी नहीं होने वाला और उससे कहा कि बस थोड़ा और इंतजार करे जब तक वो नई हाउसकीपर नहीं ढूंढ लेता। उसने समझाया कि जाकर भी वो अब काम जारी नहीं रख पाएगी, खासकर अब जब उसका कजिन भी अस्पताल में है। जो ने उससे वादा किया कि वो उसके लिए बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार करेगा और उसे केयरटेकर रखने को कहा। वो नहीं चाहता था कि वो ज्यादा मेहनत करे और उसने उसे याद दिलाया कि अगर कभी भी दर्द महसूस हो तो अस्पताल जरूर जाए, क्योंकि उसे मेडिकल बिल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन ही मन जो सोच रहा था कि उसके जाने के बाद क्या होगा। उसे नहीं पता था कि वो घर के कामों के लिए किसी और पर कैसे भरोसा करेगा। यही वजह थी कि उसे नई हाउसकीपर ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। अगली सुबह स्कूल के टीचर ऑफिस में ऊन बार बार जो की बातें याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर वो ये क्यों मानता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। उसे उलझन महसूस हो रही थी क्योंकि उसे लगता था कि वो बिल्कुल किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकती है। तभी उसके सहकर्मी यॉर्क ने उसके परेशान चेहरे को देखकर पूछा कि क्या सुबह सुबह कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और वो अभी अभी स्कूल पहुंची है। बाद में जब वो अपनी क्लास में गई तो उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। हालांकि जो सिर्फ एक ही दिन पहले वहां था, फिर भी उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन उसने खुद को समझाया कि वो उसे मिस नहीं कर रही है। उसने रोल कॉल शुरू की और बताया कि कोई अनुपस्थित है। तभी यांग नाम का एक स्टूडेंट क्लास में आया। उसने उसे पूछा कि वो लेट क्यों हुआ और उसने लापरवाही से कहा कि अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुई है। उसने उसे याद दिलाया कि स्कूल की पॉलिसी के अनुसार सुबह की सेल्फ स्टडी के लिए समय पर आना जरूरी है और आगे से समय का ध्यान रखने को कहा। वो धीरे से कुछ बुड़बुड़ाया तो उसने तुरंत पूछा कि उसने क्या कहा। उसने जल्दी से कहा कि उसने कुछ नहीं कहा और आगे से जल्दी आने का वादा किया। क्लास के बाद जब वो टीचर ऑफिस लौटी तो वो साफ साफ चिड़चिड़ी दिख रही थी। ह्यॉक फिर उसके पास आया और बोला कि इस बार वो और भी ज्यादा परेशान लग रही है। उसने बताया कि यांग ने याट को डांटने के बाद उसे गाली दी थी। उसने उसे चेतावनी दी कि यांग को संभालना मुश्किल होगा। पिछले साल वो ह्यॉक की क्लास में था और पहले ही कई परेशानियां खड़ी कर चुका था। उसने बताया कि पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से उसकी माँ ने उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया था। उसके पिता पहले गैंग से जुड़े थे और रियल एस्टेट से बहुत पैसा कमाया था। अच्छे नंबर आने की वजह से उसके माता पिता उसे जो चाहे करने देते थे। जो भी स्टूडेंट उसके खिलाफ जाता वो अक्सर चोटिल हो जाता या स्कूल बदलने पर मजबूर हो जाता, इसलिए ज्यादातर लोग उससे टकराने से बचते थे। उन सोचने लगी कि वो पूरे साल ऐसे स्टूडेंट के साथ कैसे निभाएगी। उसने ये भी कहा कि कम से कम यांग कॉलेज में एडमिशन पर ध्यान देगा तो शायद ज्यादा परेशानी ना करे। उसने ये भी बताया कि जल्द ही क्लास प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है और उसे चेतावनी दी कि यांग को क्लास प्रेसिडेंट मत बनने देना, वरना मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उन जानती थी कि ऐसे फैसलों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उस दिन जब वो घर लौटी तो बेहद थकी हुई थी। उसने खुद को उन कामों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जो अभी बाकी थे, लेकिन उसका शरीर थकान से टूट रहा था। वो जानती थी कि ह्योंग देर से सेल्फ स्टडी से लौटेगा, इसलिए उसने तय किया कि वो काम बाद में करेगी और थोड़ा आराम कर लेगी। जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वो हैरान होकर उठ बैठी, सोचने लगी कि इस समय कौन आ सकता है, क्योंकि वो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। दृश्य बदलता है। जो एक रेस्टोरेंट में एक महिला के साथ बैठा था। वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे उनकी मुलाकात कभी संयोग नहीं थी
और उसने साथ में खाना शेयर करने का सुझाव दिया। वो जगह अपने खास व्यंजनों के लिए मशहूर थी और वो इस पल को खास बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो शांत था और उसने साफ कर दिया कि वो जैसे है वैसे ही ठीक है। उसने हनबेड इन्वेस्टमेंट के सीईओ के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं और अब जब वो उससे मिली थी तो उसे समझ में आ रहा था कि लोग उसके बारे में इतना क्यों बात करते हैं। जब वो उत्साह से बात कर रही थी, जो के मन में उतनी खुशी नहीं थी। उसके परफ्यूम की तेज खुशबू, गहरे रंग की लिपस्टिक और बनावटी आकर्षक माहौल उसकी जम्फोबिया को और बढ़ा रहे थे। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि शायद वो शर्मिंदा है क्योंकि वो ठीक से उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा। लेकिन उसके मन में कोई शर्म नहीं थी। वो बस डील खत्म करके जल्दी से वहां से निकलना चाहता था। वो उसे ध्यान से देखती रही और बोली कि लोग कहते हैं कि उसकी नज़र इतनी तेज है कि किसी को भी डरा दे। उसे उसकी जंगली मर्दानगी आकर्षक लगी, लेकिन जो अपने काम पर ही केंद्रित रहा। उसने बातचीत को फिर से असली मकसद की तरफ मोड़ दिया। ने समझाया कि अगर वो टैंग डिपार्टमेंट स्टोर के अपने सारे शेयर उसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसे मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पैसे देगा और अगर वो चाहे तो पूरी रकम कैश में भी दे सकता है। लेकिन वो महिला बात को धीमा करना चाहती थी। वो उसके करीब आई, उसका हाथ छूने की कोशिश की और बोली कि इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रात अभी लंबी है। जैसे ही उसका हाथ जे के हाथ से छुआ, जे तुरंत खड़ा हो गया और खुद को माफी देकर वहां से निकल गया। वो जल्दी से वॉशरूम में गया और बार बार अपने हाथ धोने लगा। हल्का सा स्पर्श भी उसकी त्वचा को बेचैन कर देता था और पूरी स्थिति उसे थका रही थी। वहीं उसे अचानक एक महिला दिखी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, जबकि वो उसे रोककर उसका नाम पुकारने की कोशिश कर रही थी। वो वापस टेबल पर आया तो महिला ने उसके खराब मूड को महसूस किया। उसने सोचा कि शायद वो उसकी वजह से नाराज है, लेकिन जे ने इस बात को टाल दिया। खाने के बाद उसने कहा कि वे ऊपर उसके कमरे में जाकर बात जारी रख सकते हैं, लेकिन जे ने ये भी मना कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि अगर वो शेयर बेचने का इरादा नहीं रखती तो ईमानदारी से बता दे, क्योंकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो शिकायत करने लगी कि इतनी कम उम्र में वो बहुत ज्यादा सख्त है और बिजनेस के साथ थोड़ा मजा मिलाने में क्या बुराई है। उसके लिए जे बस उबाऊ था, लेकिन जे को लगता था कि जिंदगी खुद ही स्वाभाविक रूप से उबाऊ होती है। आखिरकार उसने माना कि टैगिंग स्टॉक से उसे पहले ही काफी मुनाफा मिल चुका है, इसलिए अच्छे दाम पर शेयर बेचना नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन वो थोड़ी मनोरंजन भी चाहती थी। उसने कहा कि 2 हफ्ते बाद वो अपने क्लब में एक पार्टी रखेगी और अगर जे वहां आया तो वो शेयर उसे दी देगी। जे को पार्टियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन टैंग डिपार्टमेंट स्टोर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने मजबूरी में हामी भर दी। फिर कहानी ऊन की तरफ मुड़ी। जब ऊन ने दरवाजा खोला तो सामने उसका कर्ज वसूलने वाला हायांग खड़ा था। वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके आराम से जी रही हो। उसने उसे याद दिलाया कि उसके लोन की डेडलाइन करीब आ रही है। ऊन को उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, फिर भी उसने शांत रहते हुए कहा कि उसे डेडलाइन का पता है और अभी 1 हफ्ता बाकी है, तो वो इतनी जल्दी क्यों आ गया। हायंग अचानक ऊंची आवाज में बोलने लगा और नाराज होने का नाटक करने लगा कि उसने उसकी मौजूदगी पर सवाल कैसे उठा लिया। उसने कहा कि जब उसे अपनी मां के अस्पताल के बिल भरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी तब उसी ने मदद की थी। उसने उसे एहसान फरामोश और घमंडी कहा। ऊन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने दोहराया कि अभी 1 हफ्ता बाकी है और वो खुद पैसे का इंतजाम कर लेगी। फिर उससे जाने के लिए कहा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, उसने उसे रोक लिया और पूछा कि वो पैसे कैसे जुटाएगी। पिछले 5 सालों से वो सिर्फ ब्याज ही भर पा रही थी। ऊन ने कहा कि वो खुद सब संभाल लेगी, लेकिन हायंग मुस्कुराया और बोला कि उसे पता है कि उसकी टीचिंग की नौकरी से मुश्किल से खर्च चलता है। वो आगे बढ़ा जैसे घर के अंदर घुसना चाहता हो और उसने उसे रोकने की कोशिश की। वो घटिया बातें करने लगा और बोला कि अगर वो अपनी सुंदरता और शरीर का इस्तेमाल करे तो आसानी से पैसे कमा सकती है, क्योंकि पुरुष उस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। ऊन को घिन महसूस हुई और वो पीछे हटने लगी, लेकिन हायंग ने कहा कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है और वो उसे सिखाने को तैयार है। जब उसने डर के मारे उसे लात मारी तो वो गुस्से में आ गया और उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। कांपती हुई ऊन ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसके मन में एक पल के लिए ये ख्याल आया कि काश कोई उसकी मदद करने आ जाए, भले ही जे को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है। उसने बचाव के लिए एक फ्राइंग पैन उठा लिया, जबकि वो आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रही है। वो हंसते हुए बोला कि उसका शरीर पहले ही डंडों और लोहे की पाइपों का आदी है और उसे फिर से मारने की चुनौती देने लगा। तभी अचानक किसी ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया।
कुछ मिनट पहले पाक उसके बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसे अंदर से हल्की आवाजें सुनाई दी और वो तुरंत उस दिशा में भागा। जब वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, उसने हायंग को उसके ऊपर जबरदस्ती करते हुए देखा। पाक ने तुरंत उसे दूर धक्का दिया और उठने का आदेश दिया। हायंग चिल्लाया और पूछा कि पाक खुद को क्या समझता है। पाक ने भी उसे पहचान लिया था। वो उसे पहले कंपनी में देख चुका था। उसने किसी बहाने को सुनने से इनकार कर दिया और उसे गंदा कायर कहा, क्योंकि उसने एक महिला पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वो किस तरह का इंसान है, जो सिर्फ कमजोर लोगों को ही निशाना बनाता है। पाक ने गुस्से में कई बार उसे मुक्के मारे। आखिरकार ऊन उनके बीच आ गई और पाक से कहा कि वो रुक जाए, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। पाक ने पूछा कि क्या वो पुलिस को बुलाना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता, हायंग जल्दी से उठकर वहां से भाग गया। इसके बाद पाक ने ऊन से पूछा कि क्या वो सच में शिकायत दर्ज नहीं करना चाहती। उसने कहा कि पुलिस को शामिल करने से हालात और बिगड़ सकते हैं। उसने पूछा कि क्या वो घायल तो नहीं है। उसने भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। उसने उसे बचाने के लिए दिल से धन्यवाद दिया और पूछा कि वो कौन है। पाक एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला कि वो ऊन है और वो कोई है जिसे उसके पिता डिटेक्टिव चूल्हा से मदद मिली थी। वो चौंक गई और पूछा कि क्या वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उसने बताया कि असल में उसके पुराने बॉस की मदद उसके पिता ने की थी और उसे डिटेक्टिव चूल्हा के परिवार के बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए कहा गया था। ये सुनकर ऊन का व्यवहार नर्म हो गया और उसने उसे ठंड से बचने के लिए अंदर आने को न्योता दिया। अंदर आने के बाद उसने उसे खाना परोसा और कहा कि ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी आराम से खाए। पाक ने माफी मांगी कि उसने उसे तकलीफ दी, लेकिन मुस्कुराकर कहा कि खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उसने जवाब दिया कि ये कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी डिनर बना रही थी। ऊन ने फिर से उसे धन्यवाद दिया और माना कि अगर वो नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। पाक खुद को उसकी खूबसूरती की तारीफ करने से नहीं रोक पा रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा कि हायंग उसके घर क्यों आया था। उसने बताया कि मुश्किल समय में उसने एक लोन शार्क से पैसे उधार लिए थे और अब डेडलाइन करीब है, इसलिए हायंग उसी बहाने उसे परेशान कर रहा था। पाक ने पूछा कि क्या उसका लोन गम से था। वो चौंक गई। उसे लगा कि शायद उसने उसका बैकग्राउंड चेक किया है। पाक ने माफी मांगी और खुद का सही परिचय देते हुए कहा कि वो हनबिड इन्वेस्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी है। उसने बताया कि हाल ही में उनकी कंपनी का गमयांग के साथ मर्जर हुआ है, इसलिए सभी लोन रिकॉर्ड्स उनके पास ट्रांसफर हो गए हैं। इसी वजह से वो उसकी फाइल देख पाया। पाक ने यह भी कहा कि वो आदमी एक गैर कानूनी कलेक्शन ग्रुप का हिस्सा था और हैंडबिड इन्वेस्टमेंट ऐसी हरकतों को सख्ती से मना करता है। उसने भरोसा दिलाया कि अब उसे उन लोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर ऊन को राहत मिली। दोनों खाना खाते हुए बात करते रहे और पाक के मन में कुछ और चल रहा था। उसे अपनी पहले की गई रिसर्च याद आई और उसे एहसास हुआ कि जिस स्कूल में ऊन इस साल ट्रांसफर होकर आई थी, वही स्कूल है जहां हाल ही में जे ने दाखिला लिया था। अब उसे समझ आ गया था कि जे पहले इतना खुश क्यों रहता था और ऊन का नाम सुनकर वो इतना चौंका क्यों जाता था। इसी दौरान ऊन ने धीरे से पूछा कि क्या वो अपने लोन की पेमेंट के लिए थोड़ा एक्सटेंशन मांग सकती है, क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। पाक ने तुरंत कहा कि वो डिटेल्स चेक करके जल्दी ही उसे अपडेट करेगा। ऊन फिर से राहत महसूस करने लगी और बोली कि वो एक्सटेंशन को लेकर बहुत चिंतित थी। पाक ने यह भी कहा कि चेयरमैन शायद खुद उससे संपर्क करेंगे, क्योंकि वो डिटेक्टिव चूल्हा के बच्चों से मिलना चाहते हैं। ऊन ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसके पिता ने किस तरह की मदद की थी, लेकिन उसे यकीन है कि उसके पिता पहले ही चेयरमैन की कृतज्ञता को समझ चुके होंगे। पाक ने बताया कि चेयरमैन सिर्फ एहसान चुकाना ही नहीं, बल्कि उनसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। बात करते हुए पाक की नज़र कनाडा से लाए गए कुकीज़ के डिब्बी पर पड़ी और पूछा कि क्या वो हाल ही में वहां गई थी। ये सुनकर ऊन सोचने लगी कि क्या उसके बारे में ये जानकारी भी वो ढूंढ सकता है। कुछ समय बाद पाक जे से मिलने गया। जे ने पूछा कि पाक इतनी देर से क्यों आया और शिकायत की कि वो उसके वर्कआउट के बीच में बाधा डाल रहा है। पाक ने सहज अंदाज में पूछा कि स्कूल वाला मामला कैसा रहा। जे ने बताया कि बात संभाल ली गई है और पूछा कि पाक को अचानक इसमें दिलचस्पी क्यों हो गई। पाक ने कहा कि वो अभी-अभी ऊन के घर से लौटकर आया है और बताया कि उसने उसके लिए डिनर बनाया था। ये सुनकर जे कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने मन ही मन डिनर शब्द दोहराया और परेशान हो गया कि पार्क वहां सिर्फ जानकारी लेने से ज्यादा कारण से गया था। पाक ने यह भी कहा कि ऊन अच्छा खाना बनाती है और खाना बहुत स्वादिष्ट था। पाक को अजीब लगा कि जे इतनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि आमतौर पर जे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि पाक किसी भी महिला के साथ क्या करता है। फिर पाक ने बताया कि ऊन उसी हाई स्कूल में काम करती है जहां जे पढ़ रहा है और पूछा कि क्या जे कुछ छिपा रहा है। जे ने शांत स्वर में कहा कि वो बस उसकी होम रूम टीचर है। पाक ने तुरंत कहा कि उसे लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। जे उलझन में पड़ गया और पूछा कि उसका मतलब क्या है।
पाक ने जोर देकर कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो जे को ध्यान रखना चाहिए कि आगे भी कुछ ना हो। जे ने सख्ती से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और पाक को उसके मामलों से दूर रहना चाहिए। पाक ने कहा कि ये सुनकर उसे खुशी हुई क्योंकि ऊन बहुत खूबसूरत महिला है और वो सोच रहा था कि क्या वो उसे डेट पर पूछ सकता है। जे ने तुरंत विरोध किया। जब पाक ने कारण पूछा तो पाक ने कहा कि पाक कभी भी महिलाओं को गंभीरता से नहीं लेता और ऊन एक सम्मानित जासूस की बेटी है, इसलिए सिर्फ जिज्ञासा में उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पाक ने इस बात को चुनौती दी और पूछा कि जे क्यों मान रहा है कि वो उसे गंभीरता से नहीं लेगा। उसने ये भी पूछा कि जे इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है और यहाँ तक पूछ लिया कि क्या जे के मन में उसके लिए कुछ भावनाएं हैं। जे ने इनकार कर दिया और कहा कि बात वैसी नहीं है। पाक ने कहा कि वो राहत महसूस कर रहा है क्योंकि भले ही जे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस आया हो, ऊन फिर भी उसकी टीचर है और उसके बारे में रोमांटिक सोचना गलत होगा। जे ने फिर पूछा कि आखिर वो उसके घर डिनर तक कैसे पहुंचा। पाक थोड़ी देर चुप रहा और सोचने लगा कि शायद उसे जे को उस अवैध कलेक्टर वाली घटना के बारे में बता देना चाहिए। इसके बाद कहानी का दृश्य बदलकर बार में बैठे उन कर्ज वसूलने वालों पर आ गया जिन्होंने पहले परेशानी खड़ी की थी। हैंग पाक से बुरी तरह पीट कर वापस लौटा। उसे देखते ही बाकी लोगों ने पूछा कि उसे इतनी देर क्यों लगी और उसके चेहरे का क्या हाल हो गया। किसी ने सोचा कि शायद वो नशे में था और कहीं टकरा गया होगा। योंग ने बताया कि हानबिट वाला आदमी मिस्टर पाक या जो भी उसका सही पद था, उसी ने उस पर हमला किया था। उसने माना कि उसने पहले कुछ ड्रिंक्स ले ली थीं, इसलिए जब पाक अचानक आया और उस पर वार किया तो वो खुद को बचा नहीं पाया। उसके साथी हैरान हो गए और याद दिलाया कि पाक वही चीफ सेक्रेटरी है जिसने हाल ही में उन्हें काम दिलाने का वादा किया था। उन्होंने पूछा कि ऐसा आदमी उसे क्यों मारेगा। योंग ने बस इतना कहा कि कोई स्थिति बन गई थी और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एक आदमी गुस्से में बोला कि उन्हें जाकर पाक को सबक सिखाना चाहिए, खासकर क्योंकि वो पहले से नौकरी खोने की वजह से परेशान था। तभी बार के मालिक ने चिल्लाकर सबको रोका। उसने कहा कि कुछ भी बेवकूफ़ी करने से पहले सोच लें और पूछा कि क्या उन्हें पता भी है कि हानबिट का असली हेड कौन है। एक आदमी ने पूछा कि इसमें बड़ी बात क्या है। तब मालिक ने बताया कि हानबिट का हेड वही आदमी है जिसने 5 साल पहले अकेले ही ब्लैक ड्रैगन गैंग को खत्म कर दिया था। उसने कहा कि उस आदमी ने उनके लीडर को गिराया और बाकी गैंग को जेल भेज दिया। एक कलेक्टर ने पूछा कि ब्लैक ड्रैगन गैंग का हानबिट के सीईओ से क्या लेना देना था। मालिक ने हैरानी से देखा और पूछा कि क्या उन्हें सच में ये कहानी नहीं पता। जब सबने मना किया तो उसने विस्तार से बताया। उसने कहा कि जब जे ने हाई स्कूल छोड़ दिया था और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू किया था, तब वो मिस्टर जेन नाम के आदमी के साथ जुड़ा जो एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था। मिस्टर जेन कभी सोल के उत्तरी हिस्से का जाना माना गैंग सदस्य था, लेकिन बाद में उस जिंदगी को छोड़कर पैसे कमाने पर ध्यान देने लगा। मिस्टर जैंग ने लोगों की क्षमता पहचान ली थी। उसने उस पर भरोसा किया और कंपनी के पैसों की जिम्मेदारी भी उसे दे दी। इतनी कम उम्र में भी जे ने जैंग की दौलत बढ़ाई और वही पैसा आगे चलकर हानबिड इन्वेस्टमेंट की नींव बना। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब ब्लैक ड्रैगन गैंग ने मिस्टर जेन की हत्या कर दी। वो ऐसी गैंग थी जिससे पुलिस भी बचती थी। मालिक ने कहा कि गुस्से से भरे जे ने एक ही दिन में पूरी संगठन को खत्म कर दिया। ये सुनकर बार में सन्नाटा छा गया। कर्ज वसूलने वालों के शरीर तक ठंडे पड़ गए। वो फुसफुसाने लगे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जे ने मशहूर ब्लैक ड्रैगन गैंग को खत्म कर दिया। एक ने कहा कि वो अब से जे से दूर ही रहेगा। हैंग और भी ज्यादा घबरा गया और सोचने लगा कि उस महिला का जे से कैसा संबंध हो सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भारी कर्ज में डूबी छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाली कोई महिला ऐसे खतरनाक आदमी के करीब हो सकती है। एक और कलेक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ मामला पाक तक ही रुक गया, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सब जम गए। जे अचानक उनके सामने खड़ा था। वो आगे बढ़ा, शांत भाव से ह्यांग को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे बार बार मारने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। कुछ देर बाद जू रुका। उसने नीचे पड़े ह्यांग को देखा और चेतावनी दी कि इस माकड़े को कभी न भूलना। उसने कहा कि अगर ह्यांग फिर कभी उस महिला के सामने दिखाई दिया तो वो उसके पैरों को हमेशा के लिए बेकार कर देगा। डरे हुए ह्यांग ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद जू ने पैसे निकाले और टेबल पर रख दिए, कहते हुए कि ये नुकसान की भरपाई के लिए है। मालिक खुशी खुशी पैसे गिनने लगा, जबकि बाकी लोग डर के मारे जमे रहे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ। उनमें से एक ने ह्यांग से धीरे से पूछा कि क्या उसने जू की महिला से उलझने की गलती की थी। ह्यांग पूरी तरह हिला हुआ था और सोच रहा था कि उसने आखिर उससे बात करने की हिम्मत ही क्यों की। बाद में जू इलाके की जांच करने के बाद उसके घर पहुंचा। उसने पुरानी इमारत को देखा और यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई भी इतनी आसानी से उसके अपार्टमेंट तक पहुंच सकता है। जगह बहुत जर्जर लग रही थी और उसे चिंता होने लगी। उसने खुद से कहा कि वो बस ये सुनिश्चित करेगा कि वो सुरक्षित है और फिर चुपचाप चला जाएगा।
घर के अंदर यांग ने उससे पूछा कि क्या वो पूरा दिन घर पर ही रही। वीकेंड होने की वजह से उसने कहा कि उसे किसी के साथ डेट पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने याद दिलाया कि वो पहले ही कह चुकी है कि वो शादी या डेटिंग में दिलचस्पी नहीं रखती। यांग ने पूछा क्यों, बताते हुए कि बहुत से पुरुष उसके साथ बाहर जाना चाहते हैं। उसने उस लंबे हैंडसम आदमी का भी जिक्र किया जिसने हाल ही में उसे अपना नंबर दिया था। जू घर के बाहर बैठा सब सुन रहा था। उसे असहज महसूस हो रहा था, जैसे कोई पीछा करने वाला हो, और वो सोचने लगा कि शायद उसे चले जाना चाहिए। फिर भी वो उस आदमी के बारे में जानने को उत्सुक हो गया जिसने उससे बात करने की कोशिश की थी। ऊन ने यांग से कहा कि सड़क पर किसी अनजान व्यक्ति का अचानक किसी को पटाने की कोशिश करना अजीब बात है। फिर उसने कहा कि वो कपड़े अंदर लेने जा रही हो। बाहर निकलते समय उसने अपने भाई से कहा कि वो आराम करे क्योंकि वो पूरे दिन बैठा रहा होगा। जू तुरंत खुद को छिपा लिया। ऊन कपड़े उठाए बाहर आई और सोचा कि उसे अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक हाथ अभी भी दर्द कर रहा था। जू चुपचाप उसे देखता रहा और सोचने लगा कि कहीं उसकी चोट यांग की वजह से तो नहीं हुई, और उसे अफसोस हुआ कि उसने पहले उस आदमी से ज्यादा सख्ती से निपटा नहीं। उसी समय ऊन के पास यूनसू का फोन आया जो उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजने की कोशिश कर रहा था। ऊन ने युनसू को याद दिलाया कि उसे अमीर आदमी पसंद नहीं है। ये सुनकर जू सोचने लगा कि क्या वो भी उसी श्रेणी में आता है। ऊन ने युनसू से कहा कि उसकी बार बार की बातें उसके कानों में दर्द कर रही हैं। तभी अचानक जू का फोन जोर से बजने लगा। ऊन सतर्क हो गई और युनसू से कहा कि वो बाद में कॉल करेगी। जे घबराकर फोन की आवाज बंद करने की कोशिश करने लगा। ह्योंग डंडा लेकर बाहर भागा और ऊन से पूछा कि क्या उसने पास में कोई फोन बजते सुना है। उसने कहा कि आवाज एक खास दिशा से आई थी। ह्योंग ने डंडे से आसपास खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। ऊन जिद करती रही कि उसने साफ साफ आवाज सुनी थी। ह्योंग शिकायत करने लगा कि इतनी कमजोर और असुरक्षित इमारत में रहना उसे सुरक्षित नहीं लगता। कुछ देर बाद ऊन को जे का फोन आया। उसने पूछा कि क्या वो उसके कॉल का इंतजार कर रही थी, तो उसने कहा कि नहीं, वो तो बस फोन पकड़े हुई थी। उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए। जे ने पूछा कि क्या वो सोमवार को अनुपस्थित रहेगी। उसने कहा कि नहीं। जे ने कहा कि वो बस ये देखना चाहता था कि वो कैसी है। उसके शब्द खास तौर पर गर्मजोशी भरे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके अंदर दबे हुए सारे जज्बात जगा दिए जो वो हमले के बाद से छुपा रही थी। उसे खुद पर तरस आने लगा, इस बात का कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही, कि शायद 5 या 10 साल बाद भी वो कर्ज में डूबी रह सकती है, और उसका भविष्य कितना बेकार लग रहा था। उसने पूछा कि वो क्या कहना चाहता है और जोर देकर कहा कि वो ठीक है। जू ने कहा कि अगर कुछ भी हो तो वो उसे बता सकती है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगी कि वो अचानक इतना ख्याल क्यों रख रहा है और इस तरह उसकी चिंता क्यों कर रहा है। उसने पूछा कि क्या उसकी चिंता उसे असहज कर रही है। उसने कहा कि नहीं, लेकिन उसे लगा कि वो हमेशा की तरह उसे फिर से भावनात्मक उलझन में डाल रहा है। उसने कहा कि वो एक बात साफ करना चाहती है। जू ने कहा कि वो जानता है कि वो उसकी टीचर है और वो उसका स्टूडेंट, लेकिन क्या एक छात्र का अपनी टीचर की चिंता करना गलत है? ऊन ने कहा कि बात वो नहीं है। तभी ह्योंग ने अंदर से उसे आवाज दी और पूछा कि वो क्या कर रही है। उसने जवाब दिया और जू ने पूछा कि क्या वो वही आदमी है जो पहले उसके साथ था और क्या वो उसका छोटा भाई है। ऊन ने हाँ कहा, लेकिन हैरान हुई कि उसे ये कैसे पता चला। जू ने कहा कि ये जानकर उसे खुशी हुई कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ऊन ने बताया कि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और उसे नहीं लगता कि भविष्य में भी होगा। जू ने मजाक में कहा कि उसका गुस्सैल स्वभाव उसे गले लगाने का मन करा रहा है। ऊन ने सोचा कि वो पूरा प्लेयर जैसा बर्ताव कर रहा है। उसने कहा कि अगर उसे और कुछ नहीं कहना तो वो कॉल काट देगी। दोनों ने एक साधारण गुड नाइट कहकर कॉल खत्म कर दी। अगले दिन स्कूल में हर कोई जे की बातें कर रहा था। छात्र फुसफुसा रहे थे कि वो सच में उस दिन स्कूल आया था, और कई कह रहे थे कि वो इतना डरावना दिखता है कि उसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती। कई अंदाजा लगा रहे थे कि वो बहुत मस्कुलर होगा और कई उसकी असली लंबाई के बारे में सोच रहे थे। एक लड़के ने मजाक किया कि अगर कोई उसकी पीठ को देखकर भी वैसा दिखना चाहे तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तभी युंग अंदर आया और जोर से सबको याद दिलाया कि इस हफ्ते होने वाले क्लास प्रेसिडेंट चुनाव में उसे वोट दें। ह्यानमिन ने पूछा कि वो क्या कह रहा है। युंग ने फिर जोर से कहा कि सब ध्यान से सुने और जैसा वो कहे वैसे ही उसे वोट दे। जे ने कहा कि वो बहुत शोर मचा रहा है और पूछा कि क्या लोगों को डराना भी अब चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। युंग ने तीखे अंदाज में जवाब दिया और कहा कि वो बीच में न पड़े। साथ ही पूछा कि क्या उसे अपनी उम्र में स्कूल आकर शर्म नहीं आती। उसी समय ऊन क्लास में आई। उसने सबको नमस्ते किया और छात्रों से अपनी सीट पर बैठने को कहा। उसने याद दिलाया कि चुनाव गुरुवार को होगा और जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है वो बुधवार से पहले उससे अकेले में मिले। उसने ये भी बताया कि स्कूल की स्थापना वर्षगांठ आने वाली है, इसलिए बुधवार से वो छात्रों के साथ एक एक करके मीटिंग शुरू करेगी। युंग ने हाथ उठाया और कहा कि वो क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहता है।
ऊन ने याद दिलाया कि उसने छात्रों से ये बात निजी तौर पर बताने को कहा था और पूछा कि उसने बीच में क्यों टोका। यूंग ने कहा कि सार्वजनिक या निजी कहने से क्या फर्क पड़ता है, फिर दोहराया कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। ऊन ने धैर्य बनाए रखते हुए कहा कि दोनों तरीके ठीक हैं। तभी यूंग ने अचानक जू की पेन को गिरा दिया। जू ने कहा कि शायद पेन उसके हाथ से फिसल गई और मजाक में बोला कि उसकी पेन को बदतमीज लोग पसंद नहीं। बाकी छात्र हंस पड़े और यूंग चुप रहा। अगले दिन ऊन हनबिड इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी और उसकी विशालता देखकर घबरा रही थी। वो अंदर गई और रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो अपने लोन की भुगतान अवधि बढ़ाना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी जानकारी देखी और बताया कि उसने पूरा कर्ज ब्याज समेत पहले ही चुका गया था। ऊन हैरान रह गई क्योंकि उसने कोई भुगतान नहीं किया था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो दोबारा जांच करती है और उसे इंतजार करने को कहा। ऊन सोचने लगी कि कहीं उसका नाम गलत तो नहीं देखा गया। फिर रिसेप्शनिस्ट ने उसे 17वीं मंजिल पर सीईओ के ऑफिस में जाने को कहा। जब वो ऊपर पहुंची, एक स्टाफ सदस्य उसे अंदर ले गया और सीईओ को उसके आने की सूचना दी। उसने सीईओ को नमस्ते किया, लेकिन जैसे ही वो आदमी मुड़ा, वो ठिठक गई। उसे समझ आ गया कि हनबिड इन्वेस्टमेंट का सीईओ वही जे है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिसने कभी उसके पिता की मदद की थी और जिसने चुपचाप उसका सारा कर्ज चुका दिया था, वो वही था। बाद में जब वे कॉफी के साथ बैठे, उसने पूछा कि उसने उसका कर्ज क्यों चुकाया, तो उसने कहा कि उसने ये किया है। कारण पूछने पर उसने बताया कि ये उसके पिता की मदद के कारण नहीं, बल्कि अपराध बोध की वजह से था। उसने कहा कि उसके पिता की मौत कहीं न कहीं उसकी वजह से हुई थी। ये सुनकर उसके हाथ से कप लगभग छूट गया। उसने उसे रुमाल दिया और चेतावनी दी कि सच्चाई सुनना मुश्किल होगा। उसने कहा कि सब जानने के बाद वो उससे नफरत कर सकती है और शायद फिर कभी उसे देखना भी ना चाहे। उसने बताया कि करीब 15 साल पहले सर्दियों में क्रिसमस ईव की रात उसके अपने पिता की उनके घर में हत्या कर दी गई थी और उस पर ही शक किया गया था। डिटेक्टिव तुलू हो, जो ऊन के पिता थे, वही एकमात्र इंसान थे जिन्होंने उसकी बेगुनाही पर भरोसा किया था। जब उसके पिता असली अपराधी को ढूंढ रहे थे, तभी एक अचानक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। जे ने कहा कि उसे पता है उस हादसे के पीछे कौन था, हालांकि उसके पास अभी तक अंतिम सबूत नहीं है। ऊन ने राहत की गहरी सांस ली। उसे खुशी हुई कि जे उसके पिता की मौत का जिम्मेदार नहीं था। उसे उससे कोई नफरत नहीं हुई। उसने कहा कि शायद इसी वजह से वो उसका कर्ज चुकाना चाहता था। जे ने कहा कि कोई भी पैसा या चीज़ उसके पिता की जिंदगी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन वो कम से कम ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। उसे लगा कि ये सब सुनने के बाद वो उससे घृणा करेगी, लेकिन उसने याद दिलाया कि उसके पिता को मारने वाला वो नहीं था। जे ने कहा कि पहले किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था, तब भी नहीं जब वो अपनी बेगुनाही की कसम खा रहा था।